हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल लक्ष्य तक आपके साथ। डेली करंट अफेयर सेशन में आज हम डिस्कस करने वाले हैं 28 जनवरी 2022 के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके जो भी आने वाले एग्ज़ाम होंगे उसमें ये लाभदायक सिद्ध होंगे। गाइज़, जैसा कि हम लोग डेली करते हैं कि करंट अफेयर्स के डिस्कशन के बाद हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो डेली तो हम लोग मिडल हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे थे। आज हम लोग का जो टॉपिक होगा वो स्पेशल है, थोड़ा इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। तो वहाँ से जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस होंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और लास्ट में एक क्वेश्चन होगा आपके लिए जिसका आंसर आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलते हैं। और गाइस, एक और इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं डेली बताना भूल जाती हूँ कि इस करंट अफेयर्स जो हम लोग डिस्कस करते हैं तो वन लाइनर में इसका जो पीडीएफ है वो हमारे चैनल में, टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया जाता है डेली। तो आप उसे क्या करिए, वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कंप्लीट देखने के लिए, कंप्लीट नॉलेज के लिए तो आपको वीडियो देखना पड़ेगा। बाकी वहाँ पे वन लाइनर में हम वहाँ शेयर कर देते हैं, तो आप वहाँ से जा कर के कलेक्ट कर लीजिए। और उसकी लिंक जो है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। और अगर आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप जा कर के जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के कौन कौन से क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ राजनयिक संबंधों को चिन्हित करने के लिए स्मारक लोगो लॉन्च किया है? क्या कह रहा है, भारत ने किस देश के साथ राजनयिक संबंधों को चिन्हित करने के लिए स्मारक लोगो लॉन्च किया है? तो किस देश ने लॉन्च किया है? इजराइल ने लॉन्च किया है। किस देश ने? इजराइल ने। तो स्टार बना लीजिए, इंपॉर्टेंट है। तो वो लोगो मैं पहले दिखा दे रही हूँ, उसके बाद इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। एक मिनट, ये है, ये जो है ये लोगो आपको दिख रहा होगा। इसको इजराइल के द्वारा क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। ये लोगो जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, ये जो, इसको देख लेते हैं पहले। ये जो है ये यहाँ लिख दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिए कि स्टार ऑफ डेविड, ये ब्लू वाला क्या है, स्टार ऑफ डेविड। और ये आप लोग जैसा दिख रहा होगा, इसको बताने की ज़रूरत तो है नहीं कि ये अशोक चक्र, क्लियर होगा। और ये आप देख रहे होंगे 3-0 का मतलब ये है कि भारत और इजराइल के जो राजनयिक संबंध हैं, क्या कहा मैंने, कि भारत और इजराइल के मध्य जो राजनयिक संबंध हैं उनको क्या होगी, उन दोनों के राजनयिक संबंध को 30 साल हो गए हैं। तो ये दोनों अपनी क्या कर रहे हैं, तीसवीं यानी 30 नंबर का वर्षगांठ मना रहे हैं। और इस अवसर पर इन्होंने इजराइल के द्वारा ये लोगो जारी किया गया है। इजराइल के जो दूत हैं, इजराइल के दूत, तो मतलब ये जो भारत और इजराइल दोनों देशों के बीच, मैंने क्या कहा, राजनयिक संबंध के स्थापित होने के कारण इस अवसर पर 30 वर्ष पूरा होने के अवसर पर क्या किया गया, स्मारक लोगो लॉन्च किया गया है, जारी किया गया है। और भारत में जो इजराइल के दूत हैं उनका नाम है नाओर गिलोन, लिख दे रहे हैं यहाँ पर, नाओर। भारत में इजराइल के दूत जो हैं उनका नाम है नाओर गिलोन। और इजराइल में जो भारत के दूत हैं, इजराइल में भारत के जो दूत हैं उनका क्या नाम है, संजीव सिंगला। क्या नाम है? संजीव सिंगला। तो ये सब जो इन दोनों के बीच में क्या हुआ, ऑनलाइन कार्यक्रम में ये लोगों का क्या किया गया है, अनावरण किया गया है। तो लोगों में जैसा कि मैंने बताया कि ये डेविड ऑफ स्टार एंड ये अशोक चक्र दिखाया गया है। और दोनों देशों के राष्ट्रीय ध्वज जो क्या कर रहे हैं कि ये मतलब वहाँ के इजराइल देश जो है वहाँ के राष्ट्रीय ध्वज का क्या है, प्रतीक चिन्ह है।
ये डेविड ऑफ स्टार जो है ये इज़राइल के फ्लैग, इज़राइल का जो राष्ट्रीय नेशनल फ्लैग है उसमें क्या करते हैं, उसमें ये प्रतीक दिखाया गया, ये चिन्ह दिखाया गया है। और ये हमारे भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसमें ये अशोक चक्र है। तो ये दोनों दिखाया गया है, प्लस जो 30वीं वर्षगांठ है ये अंकित किया गया है। तो ये क्लियर हो गया होगा। तो ये 30 की संख्या की आकृति यहाँ बनी हुई है और इससे दोनों देश की जो जनता होगी उसके बीच जो है मजबूत स्ट्रॉन्ग मित्रता, प्रेम और सम्मान का यह लोगो जो है वो प्रतीक है। ये क्लियर हो गया होगा। और अगर बात करें कि भारत और इज़राइल के बीच जो फ्रेंडशिप है, जो मित्रता है, जो राजनयिक संबंध स्टार्ट हुआ था वो कब स्टार्ट हुआ था? 29 जनवरी 1992, 29 जनवरी 1992 को इन दोनों के बीच क्या राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे। तो ये क्लियर हो गया होगा। चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इससे रिलेटेड तो आपको कोई डाउट नहीं होगा, यही उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों से। चलते हैं, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो, आप लोग क्या करिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए। चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाल ही में पद्मश्री अवार्ड, क्या क्वेश्चन कह रहा है? हाल ही में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किस प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना का निधन हो गया है? क्या क्वेश्चन कह रहा है? फिर से देखते हैं कि पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किस प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना का हाल ही में क्या हुआ है? निधन हो गया है। तो किसका निधन हुआ है? मिलिना साल्विनी का निधन हुआ है। किसका निधन हुआ है? मिलिना साल्विनी का निधन हुआ है। देख लेते हैं ये किससे संबंधित है, ये ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है ये भी बता दे रहे हैं, अभी थोड़ी देर में वेट करिए। जो मिलिना साल्विनी है ये किससे संबंधित है? पहला तो ये ध्यान रखना किससे संबंधित है? कथकली नृत्य से। इनका जन्म कहाँ हुआ? इटली में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इटली में। एक मिनट, कलर चेंज कर लें। इनका जन्म इटली में। और बात की जाए कि नागरिकता इन्होंने कहाँ की ली रखी थी? नागरिकता फ्रांस की। और फिर भी इनको ये मतलब किस चीज़ में इनको ज़्यादा रुचि थी? कथकली नृत्य से। भारत के जो केरल का कथकली नृत्य उससे संबंधित, तो इसलिए ये चर्चा में ज़्यादा है इस समय। ये दिखा देते हैं आपको कौन है। ये है थोड़ा स्मॉल, ये देखिए, पद्मश्री कथकली नृत्यांगना मिलिना साल्विनी का निधन। तो ये आप देख सकते हैं। अगर बात करें कि शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? तो कितने हैं? 8। कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। मेरे पास है, दिखा दे रहे हैं, 1 मिनट। आपको पता ही होगा लेकिन एक बार दिखा दे रहे हैं। ये देखिए, भरतनाट्यम कहाँ का है? भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का, दिख रहा होगा भरतनाट्यम। कथक कहाँ का है? यूपी। कथकली, जिसकी अभी हम लोगों ने क्वेश्चन में चर्चा किया है, मिलिना साल्विनी कथकली से संबंधित जिनका निधन हो गया है। तो कथकली यही है जो कहाँ का है? केरल। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश। मणिपुर का है, इसमें तो कुछ बताना ही नहीं है। मणिपुर। मोहिनी अट्टम कहाँ का है? ये भी केरल का है। केरल के 2 हैं, एक मोहिनी अट्टम और एक कथकली। ये क्या है? ओडिशा का ही है। और ये सत्रिया, ये कहाँ का है? असम का। तो ये 8 जो हैं शास्त्रीय नृत्य हैं जो आपको याद रहना चाहिए। जब भी आए क्वेश्चन इससे रिलेटेड तो क्वेश्चन कभी गलत ही नहीं होना चाहिए। तो ये आप लोगों को मैंने बता दिया, विथ इमेज दिखा दिया कि ये भरतनाट्यम, कथकली, देख रहे हैं किस तरीके से पोशाक और सब कुछ है।
कुचिपुड़ी, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, ओडिशी, सत्रिया। ये हो गया। चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और केरल में अभी बाकी चीज़ें मैंने डिस्कस किया ही था, कल ही डिस्कस किया है, जैसे कि क्या कहते हैं केरल में वेम्बनाड झील, सारी चीज़ें तो टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा है नहीं, अभी कल ही डिस्कस किया है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा? और शास्त्रीय नृत्य अगर 8 प्रकार के, शास्त्रीय भाषा कितनी है? 6 है। अगर पूछे कि हमारे संविधान में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22। तो ये सब क्लियर होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्या कह रहा है? किसके द्वारा हाल ही में, क्या कह रहा है? किसके द्वारा हाल ही में स्पाइस एक्सचेंज पोर्टल लॉन्च किया गया है? किसके द्वारा हाल ही में स्पाइस एक्सचेंज पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? भारतीय मसाला बोर्ड, भारतीय मसाला बोर्ड के द्वारा हाल ही में स्पाइस एक्सचेंज पोर्टल लॉन्च किया गया है। ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। और बात करें कि ये जो भारतीय मसाला बोर्ड है ये किस मंत्रालय के तहत काम करता है? किस मंत्रालय के अधीन है? तो किसके अधीन है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत। और वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है वर्तमान में? पीयूष गोयल। पीयूष गोयल। तो ये जो पोर्टल लॉन्च किया गया है ये क्यों लॉन्च किया गया है तो उसके बारे में बता दे रहे हैं। ये जो स्पाइस एक्सचेंज पोर्टल है इसमें क्या होगा कि जो दुनिया भर में भारतीय मसाला निर्यातक होंगे, क्या कहा मैंने? जो दुनिया भर में भारतीय मसाला निर्यातक होंगे, निर्यातक और जो खरीदार होंगे, जो निर्यातक होंगे और जो खरीदार होंगे उनके मध्य ये जो पोर्टल है, उनके मध्य जो पोर्टल है वो क्या काम करेगा? मिलन स्थल का काम करेगा। मिलन स्थल का काम करेगा। ये पोर्टल क्या करेगा? निर्यात और खरीदार के मध्य क्या करेगा? ये पोर्टल मिलन स्थल, मिलन बिंदु का काम करेगा। ये क्लियर हो गया होगा। और ये प्लेटफॉर्म जो है भारत में अपनी तरह का पहला प्लेटफॉर्म है। ये प्लेटफॉर्म देश में अपनी तरह का पहला प्लेटफॉर्म है जिसे भारतीय मसाला बोर्ड द्वारा क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। और भारतीय मसाला बोर्ड किसके अधीन है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन। तो ये क्लियर हो गया होगा। अगर देखा जाए कि कुल बागवानी निर्यात में, क्या कहा मैंने? कि कुल बागवानी निर्यात में जो मसालों का योगदान होता है, मसालों का जो योगदान है वो कितना है? 41% है। बागवानी निर्यात में मैंने बोला कि जो मसालों का योगदान है 41% है। और कुछ फैक्ट बता दे रहे हैं कि भारतीय कृषि वस्तुओं में जो मसाले हैं, भारतीय कृषि वस्तुओं में मसाले 4th रैंक पर हैं। 4th रैंक पर, तो 4th रैंक पर ये है। तो इसके आगे के जो 3 रैंक है उसमें कौन कौन है? तो फर्स्ट पर है समुद्री उत्पाद, फर्स्ट पर है समुद्री उत्पाद। सेकंड पर क्या है? गैर बासमती चावल, गैर बासमती चावल। और थर्ड पर क्या है? बासमती चावल, बासमती चावल। और 4th पर क्या है? ये मसाले। अगर बात करें कि भारत मतलब मसाला उत्पादन की दृष्टि से, तो भारत जो है, भारत दुनिया में मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और क्या है? निर्यातक है।
दुनिया में भारत जो है मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक भी है। भारत में देखा जाए तो सभी राज्य जो हैं 1 से 2 मसाले तो उगाते ही उगाते हैं, और स्पेशली देखा जाए विशेष रूप से कौन उगाता है, कौन सा राज्य मसाले के लिए जाना जाता है भारत में, तो वो कौन सा है? केरल। केरल, ये क्लियर हो गया होगा। और बात करें कि जो ये मसाला बोर्ड है, ये मसाला जो बोर्ड है, इसकी स्थापना जो है स्पाइस बोर्ड एक्ट 1986 के तहत की गई थी। भारतीय मसाला बोर्ड की स्थापना स्पाइस बोर्ड एक्ट 1986 के तहत की गई थी, जो कि ऑलरेडी बता चुके हैं कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत ये काम करता है। और देख लेते हैं कुछ फैक्ट कि जो भारत है इसको विश्व का स्पाइस बाउल कहते हैं। भारत को विश्व का स्पाइस बाउल कहते हैं। स्पाइस बाउल ऑफ द वर्ल्ड। स्पाइस बाउल ऑफ द वर्ल्ड किसको कहते हैं? भारत को कहते हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो चलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? हाल ही में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मूल्यवान कंपनी बनने की उपलब्धि किस कंपनी द्वारा हासिल की गई है? क्या क्वेश्चन है? हाल ही में दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बनने की उपलब्धि किस कंपनी द्वारा हासिल की गई है? तो वो है टीसीएस। कौन सी कंपनी है? टीसीएस। चलते हैं टीसीएस के बारे में देख लेते हैं। शायद 1 मिनट, इसके बारे में कुछ 1 मिनट गाइज। ये देखिए, टीसीएस दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बनी। टीसीएस का मतलब क्या है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। टीसीएस का फुल फॉर्म क्या है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो ये जो है दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। तो ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? जो रिपोर्ट जारी की गई है वो ब्रांड फाइनेंस, मतलब ये ब्रांड मूल्यांकन करने वाली कंपनी है। ब्रांड मूल्यांकन करने वाली कंपनी ब्रांड फाइनेंस ने एक रिपोर्ट, ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट मतलब इस रिपोर्ट में बताया गया कि दुनिया की सबसे जो मूल्यवान कंपनी है वो दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बन गई है? टीसीएस बन गई है। और ये जो है किस कंपनी को पीछे छोड़ते हुए बनी है? सेकंड, आईबीएम। इस कंपनी को पीछे छोड़ते हुए, ये आईबीएम जो है अमेरिकी कंपनी, तो इसको पीछे छोड़ते हुए ये सेकंड नंबर की मूल्यवान कंपनी बन गई है। तो ये जब सेकंड नंबर की है तो ये क्वेश्चन होना चाहिए माइंड में कि फर्स्ट नंबर पर फिर कौन है? तो फर्स्ट नंबर पर कौन है वो देख लेते हैं। ये यहाँ दिख रहा होगा जैसा कि आप लोगों को कि एक्सेंचर ये पहली जो है मूल्यवान कंपनी है। फर्स्ट नंबर पर ये है। सेकंड नंबर पर टीसीएस है। थर्ड नंबर पर इन्फोसिस, फोर्थ नंबर पर आईबीएम। बाकी देखने की जरूरत नहीं है, बस इतना देख लीजिए। एक्सेंचर फर्स्ट नंबर पर, टीसीएस सेकंड, इन्फोसिस थर्ड, आईबीएम फोर्थ नंबर पर। तो आईबीएम को ही पीछे छोड़ते हुए टीसीएस कहाँ पर आ गई है? सेकंड रैंक पर आ गई है। और बात करें कि जो आईटी क्षेत्र की 4 अन्य जो घरेलू कंपनियां हैं वो भी टॉप 25 में क्या है? मतलब टॉप 25 में आ गई हैं। कौन कौन सी वो है? इसके अलावा टीसीएस तो है ही सेकंड नंबर पर, और भी देख लेते हैं। जैसे विप्रो किस नंबर पर आया हुआ है? 7वें नंबर पर। ये दिख रहा होगा आप लोग को। विप्रो किस नंबर पर है? 7वें नंबर पर। ये जो लिख रहे हैं यहाँ पर वो आप क्या करिए? नोट कर लीजिए।
पूछ सकता है। वैसे फर्स्ट सेकंड तो जरूरी, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तो याद रखिए, बाकी ये सब भी नोट कर लीजिए। विप्रो 7 नंबर पर, HCL जो है वो 8वें नंबर पर, यहाँ आपको दिख भी रहा होगा, HCL 8वें नंबर पर, टेक महिंद्रा 15th नंबर पर, 15वें नंबर पर, और LTI ये जो है 22वें स्थान पर है। तो ये आपको मतलब जो IT क्षेत्र की 4 अन्य जो घरेलू कंपनियां हैं वो टॉप 25 में आई हैं। तो एक तो मैंने बता दिया ऑलरेडी, TCS कंपनी, टाटा कंसल्टेंसी, ये हो गया। और दूसरा जो है विप्रो 7th रैंक पर, HCL 8th रैंक पर, टेक महिंद्रा 15th नंबर पर, और LTI जो है 22nd रैंक पर है। तो ये क्लियर हो गया होगा। और जैसा कि फर्स्ट नंबर पर जो एक्सेंचर है, ये सबसे मजबूत ब्रांड, दुनिया की सबसे मूल्यवान और मजबूत IT सर्विस ब्रांड अभी भी ये क्या है, लगातार बनती हुई चली आ रही है। ये क्लियर हो गया होगा। TCS जो है, TCS कंपनी जो कि सेकंड पर आई हुई है, तो ये जो है पिछले वर्ष के मुकाबले, लास्ट ईयर के मुकाबले इसने क्या किया है, 12%, पिछले साल के मुकाबले इसने 12% और 2020 की तुलना में 24% वृद्धि की है। पिछले साल की मुकाबले देखा जाए तो 12, और 2020 के मुकाबले इसने कितने की वृद्धि की है, 24% की वृद्धि की है। और इसकी जो ब्रांड वैल्यू बन गई है वो कितने की हो गई है, $16.8 अरब। ये क्लियर हो गया होगा। और जो इन्फोसिस है, तो इसमें ये इन्फोसिस दुनिया भर में सबसे तेजी से बढ़ते IT सेवा प्रदाता ब्रांड के रूप में उभरी है। तेजी से बढ़ती हुई सेवा प्रदाता के रूप में कौन उभर कर सामने आई है, इन्फोसिस। तो इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट बनने वाले थे मैंने बता दिया है। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये है, किस राज्य ने हाल ही में भारत में अपनी तरह का पहला और एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बर्ड एटलस को लॉन्च किया है? क्या क्वेश्चन कह रहा है, फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि किस राज्य ने हाल ही में भारत में अपनी तरह का पहला और एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बर्ड एटलस को जारी किया है, लॉन्च किया है बर्ड एटलस, वो वर्ड वाला नहीं है, बर्ड पक्षी। तो बर्ड, तो किसने जारी किया है, किसने लॉन्च किया, केरल। किसने लॉन्च किया है, केरल ने लॉन्च किया है। तो केरल जो है बर्ड एटलस, यानी बर्ड के, तो इसको शॉर्ट में क्या कहेंगे, KBA। के का मतलब केरल, बी का मतलब बर्ड, ए का मतलब एटलस। तो केरल बर्ड एटलस जो है भारत में अपनी तरह का पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस है। क्या है, अपनी तरह का ये पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस है, जिसने मतलब सभी प्रमुख जो आवास हैं उसमें पक्षी प्रजाति का जो वितरण है उसमें उसने क्या किया है, उन सभी का क्या किया है, डेटा एकत्र किया है। और ये जो आंकड़े इसने इकट्ठा किए हैं वो कब से कब तक के, 2015 से लेकर के 2020 तक के, 2015 से 2020 तक के आंकड़े इस वर्ड एटलस के अंदर क्या किए हैं, तैयार किए हैं, एकत्र किए हैं। और ये जो है क्या कहते हैं कि इससे मतलब 2015 से 2020 के बीच में जुलाई से सितंबर और जनवरी से मार्च मौसम के दौरान, कब से कब तक, जुलाई से सितंबर, जुलाई टू सितंबर, एंड सेकेंड जो इसने लिया जनवरी टू मार्च। तो इस दौरान साल में 60 दिन यानी 60 डेज में 2 बार सर्वेक्षण के आधार पर ये एटलस को क्या किया है, उसने तैयार किया है केरल ने। तो ये आपको उम्मीद है क्लियर हो गया होगा जो हम बताना चाह रहे थे। केरल की राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम है। केरल के राज्यपाल का क्या नाम है, आरिफ मोहम्मद खान। और यहाँ के जो CM हैं उनका नाम है
पिनराई विजयन, पिनराई विजयन। 1 मिनट, थोड़ा समय दीजिए, दिखा दे रहे हैं आपको। 1 मिनट। ये देखिए, केरल को मिला पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस। ये केरल का मैप है, ये आपको दिख रहा होगा। ये केरल का मैप है, एंड एटलस ऑफ द बर्ड्स केरला। ये आपको क्लियर हो गया होगा। और इसमें जो पक्षियों की प्रजाति पाई गई है, कितनी पाई गई है? 361 प्रजातियां जो हैं वो पक्षियों की यहाँ पाई गई हैं इस एटलस के थ्रू। इस एटलस में इसमें जो आंकड़े एकत्र किए गए तो 361 प्रजातियां पक्षियों की पाई गई हैं। अगर बात करें कि पक्षियों का जो अध्ययन होता है उसको क्या कहते हैं, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। और मतलब जो क्या कहते हैं, बर्ड मैन ऑफ इंडिया, बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो सलीम अली, बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। ये केरल का मैप दिखा दिया है, अपने इंडिया मैप में दिखा देते हैं। 1 मिनट, ये दिख रहा होगा आपको, ये है केरला, ये जो कि मैंने अभी वहाँ दिखाया है। इसकी राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं हम। और ये यहीं पे वेम्बनाड झील है, शांत घाटी है। तो ये सब कल मैंने डिस्कस किया था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ऑस्कर के 2022 के लिए आधिकारिक रूप से किन 2 भारतीय फिल्मों को शॉर्टलिस्ट किया गया है? ऑस्कर 2022 के लिए आधिकारिक रूप से किन 2 भारतीय फिल्मों को शॉर्टलिस्ट किया गया है? तो वो कौन सी 2 मूवीज़ हैं? जय भीम और मरक्कर। कौन सी 2 मूवी है? जय भीम और मरक्कर। तो ये जो जय भीम और मरक्कर है, इसको भी दिखा दे रहे हैं। 1 मिनट, ये मरक्कर और ये जय भीम, मरक्कर जय भीम, ये आप लोग देख लिए होंगे। तो ये जो ऑस्कर की तरफ से जो मतलब मूवीज़ क्या किए जाते हैं, इनकी एंट्री कराई जाती है, ये हर साल होता है। और इस साल जो है इसमें 276, कितने? 276, इस साल जो है 276 फिल्मों की सूची ऑस्कर के द्वारा क्या की गई है? जारी की गई है, जिसमें भारतीय फिल्में जो हैं वो इन 2 को शामिल किया गया है। तो जो मरक्कर है, मरक्कर ये मोहनलाल स्टारर एक्शन एडवेंचर मूवी है मरक्कर। और जो जय भीम जो मूवी है, क्या कहा मैंने? जय भीम। तो इसमें आदिवासी लोगों के अधिकार की कहानी दिखाई गई है। तो ये मूवी तो मैंने देखी है, बहुत अच्छी, आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी मूवी है। तो यहाँ पे जय भीम में जो है आदिवासी लोगों के हक की कहानी दिखाई गई है। और ये जो कहानी है ये सच्ची घटना से है, तो देखिएगा ज़रूर। तो ये आपको समझ में आ गया, तो इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। इन दोनों को क्या किया गया है? ऑस्कर के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है। तो अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई के द्वारा हाल ही में, क्या क्वेश्चन है? आरबीआई के द्वारा हाल ही में पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का विलय किस बैंक के साथ मर्ज करने की घोषणा की गई है? क्या क्वेश्चन है? फिर से क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं कि क्या क्वेश्चन है? आरबीआई के द्वारा हाल ही में महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का विलय किस बैंक के साथ करने की घोषणा की गई है? तो किसके द्वारा मतलब कहा, किस में मर्ज करने की घोषणा की गई है? यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। किसमें? यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में करने की घोषणा कर दी गई है। तो इसमें अब ये कहा गया है कि जो
पंजाब, ये तो क्लियर हो गया, आरबीआई के द्वारा ये घोषणा कर दी गई। तो अब जो पीएमसी बैंक में, यानी कि जो पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक है, तो उसमें जो जमाकर्ता थे, तो उनको तो अब ये क्या करेगा, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक ही उन ग्राहकों का जो पैसा मतलब पीएमसी में फंसा हुआ था, अब ये प्रदान करेगा। तो ये कई फेज में, कई चरणों में क्या करेगा, उनके पैसे को ये भुगतान करेगा। ये क्लियर हो गया होगा। और मतलब पीएमसी बैंक में जिन ग्राहकों का पैसा फंसा हुआ है, उन्हें मतलब नेक्स्ट 10 ईयर के अंदर ही अंदर उनको पूरा पैसा वापस दिया जाएगा। तो ये क्लियर हो गया होगा। और ये जो यूनिटी एफबी है, मतलब यूएसएफबी है, इसको 90 दिन की अवधि के भीतर उनका मतलब पैसा देना होगा, जिसका जो है जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम से जो प्राप्त राशि थी, जिसमें पीएमसी बैंक के सभी जमाकर्ता, पीएमसी के जो मतलब पीएमसी बैंक के जितने भी जो डिपॉजिटर्स थे, तो उनको क्या करना है, हस्तांतरित करना जरूरी है। किसके द्वारा दिया जाएगा, यूनिटी एफबी के द्वारा। कितने दिन के अंदर, 90 दिनों की अवधि के अंदर दिया जाएगा। जिसने पीएमसी बैंक ने जिसका पैसा किसके थ्रू लिया था, किसके उसमें अंतर्गत लिया था, जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम के तहत लिया था, तो उसकी तो ये 90 डेज के अंदर इनको देना ही देना है। किसको, यूएसएफबी के द्वारा दी जाएगी। और यह राशि जो होगी जमा खातों में शेष राशि के बराबर ही होगी, मतलब 5 लाख रुपए तक की होगी, तो ये दी जाएगी। और क्या कहते हैं कि ये एसएफबी जो है, एसएफबी यूएसएफई मतलब यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो इसकी स्थापना जो की गई थी वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए। इसकी स्थापना जो की गई थी वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए की गई थी। ये क्लियर हो गया होगा। और जो क्या कहते हैं इसको, पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक जो है, ये एक बहुराज्य सहकारी बैंक है। ये 1983 में काम करना शुरू की थी। 1983 में इसने काम करना शुरू किया था और इसकी 137 शाखाएं हैं। तो ये सब बहुत ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, बस यही ध्यान रखिए कि इसका जो कहाँ पे मर्ज कर दिया गया, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में। तो ये मतलब जो जमाकर्ता बहुत परेशान हो रहे थे, तो उनके लिए ये है कि उनको क्या किया जाएगा, कई चरणों में जो अदर मतलब जमा करता थे, उनका कई चरणों में पैसा दिया जाएगा। और जो जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम के तहत जो राशि थी पीएमसी बैंक के सभी जमाकर्ताओं को, तो उनको क्या करेगी, ये यूएसएफबी के द्वारा 90 दिनों के अंदर दे दी जाएगी। तो ये मतलब ये इसमें बताया गया था, आरबीआई के द्वारा घोषणा की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, और आरबीआई के बारे में कई बार बता चुके हैं, किस एक्ट के तहत कब स्थापना हुई थी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पश्चिम लहर XPL 2022 XPL 2022 ये क्या है, तो ये क्या है, नौसैनिक युद्धाभ्यास है। ये क्या है, नौसैनिक युद्ध अभ्यास है, नौसैनिक युद्ध अभ्यास है। तो देख लेते हैं इसके बारे में। भारतीय नौसेना की कौन सी कमान, पश्चिमी नौसेना कमान के द्वारा, भारतीय नौसेना के पश्चिमी नौसेना कमान के द्वारा कहाँ पर, पश्चिमी तट पर जो संयुक्त समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया, उसी को क्या नाम दिया गया, पश्चिम लहर XPL 2022 यानी 2022 इसको मतलब आयोजन किया गया। ये अभ्यास क्या है, 20 दिनों तक, ये अभ्यास 20 दिनों तक जारी रहा। और इसमें भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना और तटरक्षक बल के बीच क्या है, मतलब इनके बीच क्या है, तालमेल बढ़ाने के उद्देश्य से ये आयोजित किया गया। कौन सा, पश्चिम लहर, ये जो चर्चा में है, ये क्यों आयोजित किया गया, ये जो नौसेना, वायुसेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना तटरक्षक बल के बीच
तालमेल बढ़ाने के उद्देश्य से। अगर बात करें कि पश्चिमी नौसेना कमान इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। ये जो पश्चिमी नौसेना कमान है इसका हेडक्वार्टर मुंबई है। ये कमान भारतीय नौसेना के 3 कमांड, क्या कहा मैंने कि पश्चिमी नौसेना कमान जो है भारतीय नौसेना के 3 कमांड स्तरीय संरचना में से एक है। अन्य जो 2 हैं, 2 पूर्वी नौसेना कमान है। एक मिनट, ये तो 3 मैंने बताया ना, 3 में से एक ये है नौसेना, और अन्य 2 जो हैं, अन्य 2 पूर्वी नौसेना कमान, इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो ये कहाँ पर है? विशाखापत्तनम। और दूसरी जो है दक्षिणी नौसेना कमान, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कोच्चि। तो ये पूछता है कि किसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा क्या है। तो ये पूरा इसमें मतलब इसका उद्देश्य क्या है? समुद्री ताकत का प्रदर्शन करना और वायुसेना, नौसेना, तटरक्षक बल, इन सभी के बीच क्या करना? तालमेल बढ़ाने के उद्देश्य से ये जो अभ्यास है, ये संयुक्त अभ्यास, समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया। ये क्लियर हो गया होगा। कहाँ पर? पश्चिमी तट पर, पश्चिमी घाट पर किया गया। तो ये क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? क्या क्वेश्चन है? अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? 26 जनवरी के दिन मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है। ये मतलब यह जो दिन है, ये जो कस्टम अधिकारी होते हैं और जो एजेंसी होती है, इन सभी को उनकी भूमिका, उनका महत्व पहचानने के लिए मनाया जाता है, और उनके सामने जो काम करने के दौरान जो ये चुनौतियां आती हैं उस पर क्या किया जाता? फोकस किया जाता है। और जो थीम रखी गई है, इस बार की थीम रखी गई है, वो क्या रखी गई है? कस्टम्स बोल्स्टरिंग, TERING। एक मिनट, यहाँ लिख दे रहे, क्लियर लिख दे रहे हैं, एक मिनट। थीम जो है कस्टम्स, कितनी भी कोशिश करूँ ठीक लिखने की, बट इससे हो ही नहीं सकता है। कस्टम्स बोल्स्टरिंग, BOLSTERING। जिसको क्लियर नहीं हो रहा होगा वो देख लीजिए। बोल्स्टरिंग, रिकवरी, रिन्यूअल AL है लास्ट में, WAL, रिन्यूअल एंड RESILIENCE, रेजिलेंस। ये इसकी क्या है? थीम रखी गई है। किसकी थीम? जो क्या की ये जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, इसकी थीम रखी गई है। और ये जो, एक मिनट, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस है, ये 1953 में इसकी शुरुआत हुई थी मनाए जाने की। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1953 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स, जहाँ पर नाटो का है। बेल्जियम। ब्रुसेल्स कहाँ है? बेल्जियम। ये क्लियर हो गया होगा। और जब इसका मतलब जब से ये शुरू में 1953 में जब ये स्टार्ट हुआ था मनाया जाना, तब इसका नाम था ट्रिपल सी का मतलब है कि कस्टम्स कोऑपरेशन काउंसिल। क्या नाम था? कस्टम्स कोऑपरेशन काउंसिल। लेकिन क्या होता है कि 1994 में इसका नाम ट्रिपल सी से बदल करके क्या कर दिया जाता है? WCO कर दिया जाता है। WCO का मतलब वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन, विश्व सीमा शुल्क संगठन। तो ये क्लियर हो गया होगा आप लोग को।
अगर बात करें कि जो WCO है उसका हेडक्वार्टर, वो तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, ब्रुसेल्स बेल्जियम। इसकी जो सदस्यता है WCO की, कितने देश हैं, तो 182 देश। और इसके महासचिव कौन है WCO के महासचिव? कुनियो मिकुरिया, नाम ही बड़ा अजीब रहता है इन लोग का। मिकुरिया, ये कू है, क्या बताया मैंने, कुनियो मिकुरिया। ये क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 26 जनवरी को भारतीय वायुसेना की झांकी में शामिल होने वाली दूसरी महिला, एक मिनट, ये थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन ही होना चाहिए, कट गया थोड़ा सा, कि 26 जनवरी को भारतीय वायुसेना की झांकी में शामिल होने वाली, क्या कहा मैंने, कि भारतीय वायुसेना की 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारतीय वायुसेना की झांकी का हिस्सा होने वाली या झांकी में शामिल होने वाली जो क्या है, दूसरी महिला फाइटर जेट पायलट। 26 जनवरी को भारतीय वायुसेना की झांकी में शामिल होने वाली दूसरी महिला फाइटर जेट पायलट कौन बन गई हैं? तो कौन बनी है? ये है फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह। ये आप लोग देख रहे होंगे, ये फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह जो हैं, ये भारतीय वायुसेना की झांकी का हिस्सा बनने वाली दूसरी महिला फाइटर जेट पायलट बन गई हैं। ये क्लियर हो गया, क्लियर हो गया होगा। अगर बात करें कि पिछले, ये तो दूसरी हैं, तो फर्स्ट कौन है? फर्स्ट का नाम आ रहा होगा माइंड में। तो लास्ट ईयर जो थी, लास्ट ईयर यानी पिछले साल फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कंठ, क्या नाम है उनका? भावना कंठ। ये भारतीय वायुसेना की झांकी में शामिल इकलौती महिला फाइटर पायलट बनी थी। एक मिनट, पायलट बनी थी। क्या कहा मैंने कि फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कंठ भारतीय वायुसेना की झांकी में शामिल होने वाली इकलौती महिला फाइटर पायलट बनी थी। क्लियर? इसीलिए बहुत धीरे धीरे बोल रहे हैं ताकि आप लोगों को क्लियर रहे। ये पहली। और शिवांगी सिंह जो हैं, ये क्या की, ये दूसरी महिला बन गई हैं। और ये जो हैं क्या नाम है इनका, शिवांगी सिंह, ये भारतीय, क्या कहा था मैंने, भारतीय वायुसेना की झांकी का हिस्सा बनने वाली दूसरी महिला फाइटर जेट पायलट हैं। ये क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 27 जनवरी 2022 को पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसके द्वारा की गई? क्वेश्चन कट गया है बट कोई नहीं, ये जो PDF मैं चैनल पे शेयर करूँगी उसमें क्लियर है, यहाँ थोड़ा सा दिक्कत हो गई। मेजबानी किसके द्वारा किया गया? क्वेश्चन है 27 जनवरी 2022 को पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसके द्वारा की गई है? तो किसके द्वारा की गई है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई है। चलते हैं इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। तो जो ये क्वेश्चन है कि यह जो है ये पहला भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन है और ये कैसे आयोजित किया गया? वर्चुअली तरीके से आयोजित किया गया है। अभी जो मध्य एशियाई देश हैं 5 हैं, ये तो अपने लास्ट वीडियोस में भी मैंने डिस्कस किया हुआ है, बहुत डीपली जा करके मैंने बताया था। तो 26 जनवरी को जो चीफ गेस्ट के रूप में उन्हें इनवाइट किया गया था मध्य एशियाई देश को।
मध्य एशियाई देश को, जिसमें कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान ये सारे हैं, तो इन्हें बुलाया गया था। लेकिन क्या हुआ, कोविड के कारण वो कैंसिल कर दिया गया प्रोग्राम। तो अभी क्या है कि ये क्या कहते हैं इसका, ये जो भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच नेताओं के स्तर पर, क्या कहा मैंने कि भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच नेताओं के स्तर पर अपनी तरह का ये पहला आयोजन है। तो जो मतलब कोरोना महामारी के चलते तो वो चीफ गेस्ट के रूप में नहीं आ पाए, तो इसके कारण क्या हुआ, ये मेजबान ये सम्मेलन किया गया। अब इसमें होता क्या है ये देख लेते हैं। इसमें जब अब क्या होता है कि इस सम्मेलन के दौरान जो आपस में मतलब अपने विचारों का आदान प्रदान मतलब क्षेत्रीय मुद्दों पर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर ये लोग क्या करते हैं, विचार करते हैं। और फिर क्या करते हैं, सुरक्षा मुद्दों पर, जो मेन चीज़ क्या होता है सिक्योरिटी, तो उस पर क्या करते हैं, ध्यान केंद्रित करने की, इन सभी के बारे में टॉपिक पर विचार विमर्श करने की ये योजना है। इस जो वर्चुअली तरीके से आयोजन किया जा रहा है, जिसकी मेजबानी के कौन कर रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये क्लियर हो गया होगा। अगर बात करें कि जो अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान की बात करते हैं, एक मिनट मैप की तरफ चलते हैं, वहाँ से ज़्यादा क्लियर होगा। एक मिनट, ये दिख रहा होगा इंडिया सेंटर, एक मिनट शो, ये देखिए भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन बिंदु, ये 27 जनवरी को पीएम मोदी भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। 5 मध्य एशियाई देशों के राष्ट्रपति शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कौन से हैं, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान। ये क्लियर होगा। ये देखिए एक मिनट, जी ये दिख रहा होगा अपन, काजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान। ये क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को। थोड़ा सा इधर चलते हैं, एक मिनट, वर्ल्ड मैप की तरफ। ये आपको थोड़ा सा ब्लर है लेकिन फिर भी समझिए, ये अफ़गानिस्तान है, ये पाकिस्तान, ये अफ़गानिस्तान। तो अफ़गानिस्तान जो है ये देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। अब क्या हुआ कि अगस्त 2021 में अमेरिका क्या हुआ, अफ़गानिस्तान से जब चला गया, उसने अपनी सेना को वहाँ से बुला लिया अफ़गानिस्तान से, तो फिर क्या होता है, तालिबान क्या करता है, अफ़गानिस्तान पर कब्जा कर लेता है। तो अफ़गानिस्तान पर जब तालिबानों ने कब्जा कर लिया, इस समय तो बहुत न्यूज़ में है तो इसमें बताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सबको पता होगा। तो तालिबानियों ने कब्जा कर लिया। अब इससे क्या हुआ, जो भारत की तरफ से अफ़गानिस्तान में विकास कार्य किए जा रहे थे, विकास के लिए कुछ कार्य किए जा रहे थे, वो कंप्लीट नहीं हुआ, अधूरा ही रह गया। अब जिससे अफ़गानिस्तान का जो मतलब उसमें जो भारत ने इन्वेस्ट किया था, निवेश जो किया था, वो भी वेस्ट चला गया। तो ये चर्चा में चल रही है। सेकंड चीज़ क्या है कि जो कजाकिस्तान है, एक मिनट, यहाँ तो ब्लर है, दिखेगा ही नहीं आप लोग को, तो अपने इस वाले पे दिखा देते हैं कि जो कजाकिस्तान है, ये थोड़ा शॉर्ट, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान, ये आपको दिख रहा होगा। तो ये जो है चीन के साथ अपनी सीमा, ये चाइना है, दिख रहा होगा आप लोगों को कि ये क्या कर रहे हैं, चीन के साथ अपनी सीमा साझा कर रहे हैं। और भारत जो है वो चीन के साथ 21 महीनों से क्या चल रहा है, गतिरोध में है, गतिरोध में शामिल हैं 21 महीने से भारत और चीन, और ये तीनों इससे शामिल है। मतलब जो विचार विमर्श किया जा रहा है, जो वर्चुअली माध्यम से आयोजन किया जा रहा है संवाद का, मैंने क्या कहा, मध्य एशियाई देश और भारत के बीच। तो ये चीज़ें मतलब जो मैं टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ, ये सारे उसमें विचार विमर्श वहाँ पे बात की जाएंगी, तो कि क्या है, कैसे है। और इस शिखर सम्मेलन मैंने ऑलरेडी बताया कि 5 देशों के जो मध्य एशियाई देश हैं वहाँ के राष्ट्रपति हिस्सा लेंगे, जिसमें कजाकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है कासिम-जोमार्ट, उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियायोव, ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमली, तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति गुरबांगुली, थोड़ा टफ नाम है इसलिए मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, और किर्गिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है, सादिर जपारोव। तो ये लोग क्या हैं, उसमें शामिल हो रहे हैं।
और ऑलरेडी और चीज़ें मैं पहले ही बता चुकी हूँ आप लोगों को। तो ये सारे जो है इसी सब पर क्या किया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा। और अगर बात करें कि ये जो है संवाद तो प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है, हर साल आयोजित होती है, और पहली जो आयोजित हुई थी वो 2019 में हुई थी, 2019 में, यानी 2021 में तीसरी थी। तो ये क्लियर होगा। लेकिन ये नेताओं के स्तर पर जो किया जा रहा है ये पहली है, ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। और अगर कजाकिस्तान की बात करें, ये कजाकिस्तान आपको दिख रहा होगा, ये दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक देश है। दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, लैंड लॉक देश है। और मध्य एशिया का सबसे बड़ा देश दिख ही रहा होगा, मध्य एशिया के 5 देशों में सबसे बड़ा यही दिख रहा होगा, बताना क्या है इसमें। और कजाकिस्तान जो है वो किसके लिए फेमस है, यूरेनियम उत्पादन के लिए ये फेमस है। कौन, कजाकिस्तान। ये क्लियर हो गया होगा। अगर बात करें तो ये जो कजाकिस्तान है, ये कजाकिस्तान है और ये क्या है, उज्बेकिस्तान है। ये दोनों के बीच क्या है, देखिए ये दिख रहा होगा, ये थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि क्लियर हो, अरल सागर है। क्या है, अरल सागर। तो एक क्वेश्चन पूछता है कि अरल सागर किस किस के बीच है, तो कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान के मध्य कौन सा सागर स्थित है, अरल सागर स्थित है। अगर बात करें कि कैस्पियन सागर, ये है कैस्पियन सागर, ये दिख रहा होगा आप लोग को, ये कैस्पियन सागर है। तो कैस्पियन सागर की सीमा, कैस्पियन सागर किन देशों को टच करती है, तो ये कैस्पियन सागर जो है 5 देशों को, 5 देश से अपनी सीमा साझा करती है। तो कौन कौन से 5 देश, एक तो तुर्कमेनिस्तान, बड़ा सा दिख रहा होगा आप लोगों को, दूसरा है कजाकिस्तान, ये भी दिख रहा होगा आप लोगों को, एक है रशिया, क्या है, रूस है, एक मिनट, एक क्या है, रूस है, ये दिख रहा होगा आप लोगों को, और क्या है, और एक मिनट यहाँ लिख दे रहे हैं आप लोग, नोट कर लीजिए, रूस, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ये सब पूछता है क्वेश्चन, कजाकिस्तान, ईरान, ईरान दिख रहा होगा, ईरान, रूस, रूस होगी, रूस तो पहले ही बता दिया, और एक है अजरबैजान, एक क्या है, अजरबैजान, अजरबैजान, ये देखिए यहाँ ये छोटा सा अजरबैजान है, ये दिख रहा है। तो तुर्कमेनिस्तान, ये कजाकिस्तान, रशिया, और क्या बताया मैंने, ईरान, ये, और एक अजरबैजान, ये 5 देश जो हैं कैस्पियन सागर से सीमा साझा करते हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा। बात में ये जब आया है तो एक और बता देना फैक्ट मुझे याद आ रहा है इस समय, ताइवान और फिलीपींस, ताइवान और फिलीपींस के मध्य कौन सी जल संधि है, लुजोन जल संधि, ये भी नोट कर लीजिए, लुजोन जल संधि, लुजोन जल संधि। तो ये क्लियर हो गया होगा। चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुछ छूटा तो नहीं है दिखाना, अभी एक क्वेश्चन है, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा कि चीज़ें एक एक करके एक्सप्लेन करनी पड़ती है। ये देखिए क्या क्वेश्चन है, असम सरकार द्वारा हाल ही में किस उद्योगपति को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव, क्या क्वेश्चन कह रहा है कि असम सरकार द्वारा हाल ही में किस उद्योगपति को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव प्रदान किया गया, तो किसको दिया गया, उद्योगपति रतन टाटा, रतन टाटा को अपना सर्वोच्च नागरिक जो है असम का, वो क्या है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव, ये दिया गया। तो इसमें क्या है कि जो ये असम सरकार के द्वारा हर साल असम दिवस के मौके पर ये जो समाज के लिए कार्य करते हैं उनको ये दिया जाता है। और ये 3 तरह के पुरस्कार, 3 तरह के, एक तो मैंने बताया असम वैभव, पहला तो ये हो गया, एक है असम गौरव, एक है असम गौरव, और एक है असम सौरव, एक है असम सौरव। तो ये क्लियर हो गया होगा। अब इसके अंदर बहुत लोगों को मिला है तो सब याद तो हो नहीं पाएगा, बस एक ये जो एक मेन जो हैं उनको बता दे रहे हैं, बाकी आप लोग वैसे जितना इम्पोर्टेंट है वो हम खुद ही बता दे रहे हैं। असम सौरभ में एक नोट कर लीजिए, लवलीना, लवलीना, लवलीना बोरगोहेन, बोरगोहेन, लवलीना
बोरगोहेन, इनको क्या मिला है? असम सौरभ पुरस्कार मिला है। बाकी बोल दे रहे हैं, आप लोग एक बार देख लीजिए कि जो प्रोफेसर दीपक चंद हैं उनको भी असम सौरभ मिला है, नील पवन बरुआ को भी यही मिला है। मतलब ऐसे 5 लोगों को ये दिया गया है और 12 लोगों को असम गौरव दिया गया है। 12 लोगों को असम गौरव दिया गया है, 5 लोगों को असम सौरभ दिया गया है। तो ये क्लियर हो गया होगा। और इसके ये जो पुरस्कार वितरित किए गए हैं, प्रदान किए गए हैं, वहाँ के जो राज्यपाल हैं जगदीश मुखी, उन्होंने, जो असम की राजधानी है गुवाहाटी में, वहीं पे कार्यक्रम आयोजित हुआ है और वहीं पर ये प्रदान किया गया है। असम के सीएम का क्या नाम है? हेमंत बिश्वा शर्मा। हेमंत बिश्वा शर्मा कई बार बता चुके हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा। बाकी कुछ लोगों को असम गौरव पुरस्कार दिया गया है, वो सब छोड़िए, आगे चलते हैं हम लोग। तो ये आज के जो करंट अफेयर्स थे वो डिस्कस हो चुके हैं। चलते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन पर्यावरण और पारिस्थिति देख लेते हैं। इस पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। और अभी तक आप लोगों ने शेयर नहीं किया होगा तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए, और जो नए हैं देख रहे हैं वो उसको क्या करें, सब्सक्राइब कर दें। पहला क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? क्या क्वेश्चन है? पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? ऑप्शन है आपके लिए काहिरा, रियो, डरबन, क्योटो। तो कहाँ किया गया था? इसका आंसर क्या होना चाहिए? रियो। रियो रियो सम्मेलन जो हुआ था 1992 संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास पर पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो, ये कहाँ पर है? ब्राज़ील। तो वहीं पर आयोजित किया गया था। रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में है। 1992 में पर्यावरण और सतत विकास पर पहला जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन था 1992 में। तो 1992 भी याद रखना है। पृथ्वी सम्मेलन इसको कहते हैं। रियो डी जेनेरियो में हुआ था। रियो डी जेनेरियो कहाँ है? ब्राज़ील में है। तो ये क्लियर हो गया होगा आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि रियो 20 क्या है? क्या क्वेश्चन कह रहा है? रियो 20 क्या है? रियो 20 सम्मेलन क्या है? तो ऑप्शन क्या है, हम इसको बता दे रहे हैं, बहुत लंबा ऑप्शन है तो बता दे रहे हैं। रियो 20 क्या है? पहले ही क्वेश्चन से रिलेटेड है जो मैंने डिस्कस किया है। तो रियो 20 जो है ये धारणीय विकास यानी कि सतत विकास, धारणीय विकास या सतत विकास पर क्या है? संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है, जो कि ऑलरेडी पहले क्वेश्चन में ही मैंने डिस्कस किया था। तो रियो 20 वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि ये रियो 20 इसका जो है कि धारणीय विकास पर जो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ था उसका एक शॉर्ट नाम है। तो ये जो सम्मेलन हुआ था ये रियो 20 जो है ये जून 2012, रियो 20 जो हुआ था वो जून 2012 में रियो डी जेनेरियो में ही ब्राज़ील में संपन्न हुआ था। और ये सम्मेलन जो मतलब अभी जो पहले क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया था कि पृथ्वी सम्मेलन जो 1992 में रियो डी जेनेरियो में ब्राज़ील में हुआ था उसी की 20वीं वर्षगांठ तथा 2002 में जोहान्सबर्ग में जो आयोजित हुआ था विश्व सतत विकास सम्मेलन की 10वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। तो ये रियो 20 क्या है? रियो 20 धारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का एक क्या है? शॉर्ट नाम है, छोटा सा नाम है, लघु नाम है। और ये 2012 में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार बना लीजिए। ये राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ है? इसको क्या बोलते हैं? नीरी बोलते हैं। नीरी राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ पर है? ऑप्शन है बेंगलुरु, सेकंड हैदराबाद, थर्ड नागपुर, फोर्थ नई दिल्ली। तो ये कहाँ पर है? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? नागपुर शहर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नागपुर है। नागपुर महाराष्ट्र। ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। NEA से क्या तात्पर्य है? NEA से मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है? NEA से क्या तात्पर्य है?
तो इसका बता दे रहे हैं डायरेक्ट, नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी, AUTHORITY। तो NEA का तात्पर्य क्या है, हिंदी में कहें तो राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण, नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी, ये इसका क्या है, फुल फॉर्म है। आगे चलते हैं, क्या क्या क्वेश्चन कह रहे हैं, विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ है, विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन है जिनेवा, रोम, सिडनी, टोक्यो। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। अपने कई बार मैंने इसके बारे में डिस्कस किया है। इसका कहाँ पे है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। ये सब क्वेश्चन पूछता है तो ध्यान रखिएगा। UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। UNEP का फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसका मुख्यालय कहाँ है, ऑप्शन है जिनेवा, काठमांडू, नैरोबी, नई दिल्ली। इंपॉर्टेंट है ये भी। तो इसका जो मुख्यालय है वो नैरोबी, केन्या में है। नैरोबी, केन्या में। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1972। तो स्थापना भी याद रखिए, हेडक्वार्टर भी याद रखिए, दोनों इंपॉर्टेंट है। 1972। EPA का फुल फॉर्म क्या है, EPA का फुल फॉर्म क्या है, ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, इसको हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं। इसका फुल फॉर्म है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, संयुक्त राष्ट्र। और ये जो है EPA, ये किसकी संघीय एजेंसी है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की। ये अमेरिका की क्या है, एजेंसी है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। अगर बात करें ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है एम्स्टर्डम, कैनबरा, ओटावा, नागासाकी। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, एम्स्टर्डम में, एम्स्टर्डम। तो ये भी छाप लीजिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। रेड डेटा बुक किसके द्वारा जारी की जाती है, रेड डेटा बुक किसके द्वारा जारी की जाती है। बहुत इजी क्वेश्चन है, जिसको नहीं पता होगा गूगल करिएगा, लेकिन आंसर जरूर दीजिएगा। तो चलिए फटाफट हम लोग क्या करते हैं, कल भी हम लोग रिवीजन नहीं किए थे, फटाफट कर लेते हैं दोनों दिन का। क्या है, देश के 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर पद्म पुरस्कार की घोषणा किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई, गृह मंत्रालय के द्वारा। और 4 लोगों को क्या पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। एक हमारे जो देश के पहले CDS थे जनरल बिपिन रावत जी, इनको, और सेकंड जो है मरणोपरांत इनको भी दिया गया है। क्या नाम है इनका, CM हमारे जो UP के CM रह चुके थे, कल्याण सिंह। और संगीत की दिग्गज हस्ती प्रभा आत्रे को, और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देने के लिए राधेश्याम खेमका को मिला था। और पद्म भूषण 17 लोगों को मिला था। तो ये सारे हो गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। HPCL के नए चेयरमैन हाल ही में किसे बनाया गया, पुष्प कुमार जोशी को। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर किस राज्य सरकार द्वारा राज्य में 13 नए जिले बनाने की अधिसूचना जारी की गई, आंध्र प्रदेश। 25 जनवरी 2022 को जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में भारत की रैंकिंग कौन सी, 85 है। लास्ट ईयर कितनी थी, 86। तो एक रैंक का क्या हुआ, सुधार हुआ है। 26 जनवरी को भारतीय नौसेना का प्रमुख जहाज और सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल से लैस INS खुखरी को किसे दे दिया गया, द्वीप प्रशासन को दे दिया गया है। किस राज्य में हाल ही में जीनस गनोडर्मा से संबंधित कवक की 2 नई प्रजातियों की खोज की गई है, केरल। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, केरल। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस हर साल कब मनाया जाता है, 25 जनवरी। किस केंद्र शासित प्रदेश के जेरी गांव को पहला दुग्ध गांव घोषित किया गया, जम्मू कश्मीर। हाल ही में किसके द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी किया गया है, IMF के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। नेक्स्ट क्या है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर साल कब मनाया जाता है, 25 जनवरी। 26 जनवरी को प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस साल भारत अपना कौन से नंबर का गणतंत्र दिवस मना रहा है, 73वां। किस भारतीय फिल्म ने 20वां ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एशियाई फिल्म प्रतियोगिता खंड में 23 जनवरी 2022 को 2022 को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है, तो कुजंगल। ये देखिए 20वां ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एशियाई, ये भी देख लीजिएगा, और जो ऑस्कर वाला बताया वो भी देख लीजिएगा। फिर क्या है, ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन द्वारा प्रकाशित कृत्रिम बुद्धिमत्ता में तकनीकी प्रगति और वित्त पोषण के मामले में भारत किस स्थान पर है, 6th रैंक पर। केंद्र सरकार ने कोयला क्षेत्र से संबंधित मुख्य प्रदर्शन संकेतक KPI साझा करने के लिए कौन सा पोर्टल स्टार्ट किया है, कोयला दर्पण पोर्टल। CSIR ने कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन संस्करण के परीक्षण के लिए कौन से स्वदेशी किट को विकसित की है, ओम।
किसने 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप हाल ही में जीती है? लद्दाख। नेपच्यून स्ट्राइक 2022 समुद्री अभ्यास किस संगठन से संबंधित है? नाटो। इसका भी मुख्यालय अभी बताया था मैंने, ब्रुसेल्स, बेल्जियम। किस राज्य के लिविंग रूट ब्रिज के लिए हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ZSI ने यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल का टैग प्राप्त करने की मांग की है? मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों के द्वारा वर्षा मेढक की नई प्रजाति का नाम किस पर्यावरण कार्यकर्ता के नाम पर रखा गया? ग्रेटा थनबर्ग के नाम पर। हाल ही में कौन सा राज्य AVGC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? कर्नाटका। तो क्लियर हो गया होगा, ये असम के जो सभी पुरस्कार दिए गए थे, तो असम के द्वारा ये सब है, दिखा दिया है आपको, कुछ बचा नहीं है। इंटरनेशनल कस्टम डे 26 जनवरी, और ये जो समुद्री अभ्यास संयुक्त किया जा रहा है, ये लोकेशन बता ही दिया है, मैप देख लीजिए एक बार। PMC का ये सब मैंने बता दिया। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, आपको समझ में आ गया होगा, और सेशन समझ आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए, और आप लोग भी इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और कल फिर मिलते हैं सैटरडे स्पेशल के लिए। कल तो क्वेश्चन डिस्कस होगा नहीं, स्पेशल कोई टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।